दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का बंधन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। ये खबर है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 वर्ग 2 वर्ग 1 से संबंधित है ना। और ये खबर निकल कर आई है मध्य प्रदेश के लोक संचालनालय गौतम नगर भोपाल से, है ना। एक इस वर्ग से संबंधित है, तो ये है दोस्तों वर्ग 2 से संबंधित है। वर्ग 2 से संबंधित माध्यमिक शिक्षकों से, है ना, उनके आवेदनों के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है सेकंड काउंसिलिंग स्टार्ट हो चुकी है ना। तो उसके दिशा निर्देश डल गए हैं कि माध्यमिक शिक्षक पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना। पूरा दिशा निर्देश में दिया है, तो हमें इस शुरू से लेकर अंत तक आपको वीडियो को देखना होगा। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है ना। जब तक आप काउंसलिंग में बैठोगे और नियोजन की प्रक्रिया जब तक इसको नहीं समझोगे, जब तक आप कंप्लीट कर पाना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो क्या दिया है, सबसे पहले हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2022 हेतु आवेदकों के लिए निर्देशिका। क्या है निर्देशिका? देखिए, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा इसके नियम में समय समय पर किए गए संशोधन, इससे आगे भर्ती नियम 2018 उल्लेख किया गया है में उल्लिखित प्रावधानों का समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिक बोर्ड मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षक के सीधी भर्ती में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। वर्ष 2018 की पात्रता परीक्षा में अर्हताएं अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दिसंबर 2019 में विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है अथवा नियुक्ति को उपरांत पदभार ग्रहण नहीं किया है, वे इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस प्रक्रिया में मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक दिया है ना, 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी, ठीक है ना। अब क्या है, विषय एवं प्रभार की रिक्तियों के पृथक से प्रदर्शित की जाएगी। देखिए, विषय और रिक्तियों के लिए अभी अलग से बोला जाएगा, अभी विषय और रिक्तियों के बारे में अभी कुछ नहीं बताया जाएगा। इतनी बात आप समझ में आ गए हो गए। इसके बाद बात करेंगे शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हताएं। अब शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, भर्ती नियम 2018 के नियम 8 के अनुसूची 3 के अनुसार निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और उदाहरित अनिवार्य होगा। नंबर 1 क्या है, माध्यमिक शिक्षक की भर्ती नियम 2018 में नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं अभ्यर्थी उधारित करना अनिवार्य है। कौन कौन सी? नंबर 1 प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2018 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, जो प्रतिशत दिया उसके साथ उत्तीर्ण किया हो, है ना। नंबर 2 संबंधित विषय में स्नातक उपाधि अथवा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष, है ना दोस्तों। तो जो आपका विषय है उससे संबंधित आपका स्नातक होना चाहिए और 2 वर्षीय कोई सा डिप्लोमा होना चाहिए। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि और शिक्षा शास्त्र 1 वर्षीय डिप्लोमा। यदि आपके पास 1 वर्षीय डिप्लोमा है तो वो भी चलेगा, है ना, लेकिन आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना। अथवा संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि। इससे संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक परिषद मान्यता मापदंड क्रियाविधि विनिमय के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या बीएड, ठीक है ना दोस्तों। ये भी होना चाहिए, या इनमें से ये कोई होना चाहिए आपके पास। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के 4 वर्षीय डिप्लोमा। देखिए, जिसके पास बीएलएड है, डीएलएड है ना, तो वो भी चलेगा। 4 वर्षीय डिप्लोमा, बीएससी प्लस बीएड, है ना, बीए प्लस बीएड, ये सारे चलने वाले हैं, ठीक है ना। और अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, बीए, बीएससी, बीएड अथवा BA एड, है ना, BSc एड, है ना, ये भी चलेगा दोस्तों। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि और 1 वर्षीय बीएड मतलब विशेष शिक्षा भी यहाँ पर लागू है दोस्तों। कई लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि क्या विशेष तरीके से जो बीएड किया है वो लागू होगा, तो बिल्कुल होगा, है ना। इसके बाद बात करेंगे हम नोट आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता अर्हताओं में 5% तक की छूट दी जाएगी, ठीक है ना। संस्कृत पाठशाला में माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से 2य श्रेणी में शिक्षा शास्त्र उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु अतिरिक्त बीएड या डीएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य होगा, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4
संबंधित विषय में तात्पर्य शासन। ये क्रमांक में दिनांक 29/9/2000 के अनुसार आयु गणना सीमा क्या है? न्यूनतम उम्र देखिए 29/9 की 2022 की स्थिति में आयु की गणना की जा रही है ना। न्यूनतम आयु 21 बार, अधिकतम आयु क्या होना चाहिए? आवेदक यदि पुरुष है तो 43 वर्ष है ना, और अतिथि शिक्षक है तो 52 वर्ष है ना, जिसने एक सत्र में 3 सत्र में 203 काम किए हैं। महिला है तो उसकी 48 वर्ष, अतिथि है तो 57 वर्ष है ना। मध्य प्रदेश शासन नियम से भूतपूर्व सैनिकों के लिए 48 वर्ष है और यहाँ पर भी 57 वर्ष है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 48 वर्ष कर दिया है और 57 वर्ष तक। दिव्यांग आवेदकों के लिए भी 48 वर्ष, मतलब सबकी लगभग 48 वर्ष उम्र है ना। और यदि आप विशेष कोई क्षमता रखते हैं तो उसमें आपको 57 वर्ष तक आपको नौकरी लग सकती है। अब देखिए 4.3 में दिया है न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। देखिए आयु की गणना किस पर की जाएगी? 1/1/2022 पर, मतलब 1 जनवरी 2022 के आधार पर आयु की गणना की जाएगी। मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासियों की कंडलिका 8.2 के अनुसार आयु की सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा है ना। जो मध्य प्रदेश के निवासी है उनके लिए ही आयु में छूट होगा है ना। उक्त अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन नियम मंडल के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश शासन में प्रचलित प्रावधानों के अनुसार होगा। देखिए जो आप मध्य प्रदेश में प्रचलित प्रावधान है उनके अनुसार ही आयु में छूट होगा, बाकी और ऐसे छूट नहीं होगा। उसके बाद ऐसे उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक है के आयु में, इसको आप पढ़ लेना, अनुसूचित जाति देखिए आयु को मैं पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद आरक्षण की बात करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवकों के लिए अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नियम 1994 के उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक दिया है 9 सितंबर 2022 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के मध्य प्रदेश लोक सेवा के लिए यहाँ पर दिया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे। तो किस किस के लिए चाहिए? देखिए SC ST OBC और EWS के लिए। रिक्त पदों हेतु प्रत्येक प्रवर्ग के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक आरक्षण क्या है? देखिए महिलाओं के लिए 50% पद रहेंगे, भूतपूर्व सैनिकों के लिए देखिए दोस्तों ये बढ़ गई है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखें, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अब 10% पर पद आरक्षित रहेंगे है ना। और शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती में शिक्षकों की उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षकों के लिए है ना, अतिथि शिक्षकों के लिए दी जाएंगी, जिनमें से न्यूनतम शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस कार्य शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कर रहा हो। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों पर अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थी को भरा जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और मध्य प्रदेश दिव्यांग नियम 2000 के अनुसार 6%, देखिए 6% लाभ दिया जाएगा। दिव्यांगों को कितना दिया जाएगा? 6% लाभ दिया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में 1.3% की सीमा निम्नानुसार है, ठीक है ना। निम्नानुसार कौन कौन सी है? 4 सीमा होती हैं। देखिए दृष्टिबाधित और काम दृष्टि है ना, बहरे और सुनने वाले है ना, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जिसमें सेलिब्रेटी और बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। और बहुविकल्पता, ये 4 हैं, इनको अलग अलग दिया जाएगा। अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा 40% दिव्यांगों का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। देखिए 40 से कम मान्य नहीं होगा। दिव्यांग आरक्षण संबंधी, इसको भी आप आराम से देख लेना। देखिए मैंने करके रखा है, आराम से पढ़ लेना। ये आरक्षण आयु छूट है। अब उसके बाद आहारताएँ, तो ये देखिए यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो, ठीक है ना। आहारता ये है भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान में नहीं हो, यदि उसने केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत किसी भी स्थानीय प्राधिकरण सरकारी सोसाइटी केंद्र या राज्य नियंत्रण अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रम में सेवा के उपचार कारण बर्खास्त किया गया हो। देखिए आहारता इनको ये क्या किया जाएगा? देखिए दोस्तों निहरताएँ, मतलब निहरताएँ यदि ऐसे व्यक्ति हैं तो उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इनको आराम से आप पढ़ लेना, ठीक है ना। ये आप बहुत सारे नियम हैं
उसके बाद प्रक्रिया शुल्क क्या है? अनारक्षित वर्ग के लिए देखिए, यदि आप ऑनलाइन करते, जैसे आप इसमें बैठते हैं, है ना, तो ऑनलाइन के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 200 रुपये, काउंसलिंग में बैठने के लिए, और SC ST के लिए 150 रुपये, है ना। ये कब करना होगा? जैसे आप काउंसलिंग में बैठोगे वैसे ये भुगतान करना होगा, ठीक है ना। और कहाँ से करना होगा दोस्तों? ये दी है साइड, आप यहाँ से कर सकते हैं, ये TRC है ना, TRC से कर सकते हैं। देखिए क्या है, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित की जाती है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने से पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम या नियम अधिगम निर्देशों का अध्ययन, अभिलेखों का विवरण MP ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएं, ठीक है ना। ये हो गई आपकी काउंसलिंग में की प्रोसेसिंग फीस। और अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा, समस्या समाधान के लिए MP ऑनलाइन पर कॉल भी कर सकते हैं। आप देखिए कॉल भी कर सकते हैं, यदि आपको कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देखिए ये नंबर दिया है, तो इस पर आप आराम से कॉल कर सकते हैं। कब करना है? प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक। भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या है? भर्ती प्रक्रिया के चरण देखिए, पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोरी WS श्रेणी में आते हैं, वे अपनी प्रविष्टि MP ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे, है ना। अभी भी देखिए EWS के लिए अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसने अभी तक नहीं किया। अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग के में आते हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे स्वयं को इस वर्ग में पंजीकृत कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पात्रता परीक्षा 2018 के आधार पर नियुक्ति नहीं हुई, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वे भी प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। 31/12/2019 को जारी विज्ञापन के आधार पर प्रावधानिक चयन प्रतीक्षा सूची ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी जिन्होंने नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हुए हैं, वे भी पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों ने दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं जाएंगे, उनकी मेरिट के आधार पर ही दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची चयन तैयार की जाएगी। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों ने प्रोफाइल पंजीयन पर दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं उन्हें चयन प्रक्रिया सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अतः वे मेरिट कम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो आप लोग प्रोफाइल अपडेट करवा देते हैं, फिर उसके बाद एक मेरिट बनेगी, है ना, एक मेरिट बनेगी। जो मेरिट में आएंगे फिर उनको डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए बुलाया जाएगी। बाकी अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड सबसे करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करवाएगा वो अपने आप ही इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, माध्यमिक शिक्षकों के लिए नियोजन पात्रता परीक्षा 2018 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर, है ना। देखिए जो आपने 2018 में जब फॉर्म भरा था, यदि आपने उस टाइम अतिथि शिक्षक के बारे में कुछ जानकारी दी है तो उसके आधार पर ही, है ना, एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी पात्रता परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षकों की श्रेणी के कैटेगरी रैंक जनरेट की जाएगी। इसी रैंक के आधार पर अतिथि शिक्षक हेतु आरक्षित पदों पर नियुक्ति की अर्हताएं दी जाएंगी। देखिए अतिथि शिक्षक अब नहीं लगेगा, जो 18 में किया था आपने और उस टाइम आपने किया था, ओके, तो वही वाला अतिथि शिक्षक लगने वाला है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद MP ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित रिक्तियों के आधार पर पैरा क्रमांक 15.1 के अनुसार दस्तावेज अपलोड करने वाले अभ्यर्थियों से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट कम दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड की जाएगी। देखिए दोस्तों, जो आप लोग अपलोड करने वाले उसके आधार पर ही मेरिट तैयार की जाएगी, है ना, और फिर उसके बाद सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन प्रकाशित ये हो गया। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी यह प्रविष्टि करना होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते। देखिए यदि आप ऑनलाइन करवाते हैं तो उस टाइम आपको एक चीज़ क्लियर कर लेना, और वहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा कि आप किस जिले में सत्यापन करवाना चाहते हैं, तो वो जिले आपको ओके कर देना, है ना। जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है वह एक से अधिक जिलों में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा है तो उन्हीं जिलों में। देखिए और अतिथि शिक्षकों के लिए ये है कि उसने जिस जिले में काम किया है उसको सत्यापन वहीं करवाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तदुपरांत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी के निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन, और उसके बाद आपको देखिए एक तारीख मिलेगी जहाँ पर आपको सत्यापन करवाना। और सत्यापन करवाने के लिए जब जाओगे तो 2 सेट ले जाना, है ना, जो डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे 2 सेट ले जाना। अधिकारी द्वारा देखिए मिलान कर कार्यालय में जमा किए जाएंगे। इसके ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा और सत्यापन के समय उपस्थित होने वाले दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति ऑनलाइन जनरेट पावती संबंधी प्रदान की जाएगी। ये आप जब डॉक्यूमेंट्स देकर आएंगे और सत्यापन करवा के आएंगे तो वो उसकी पावती आपको दी जाएगी, ठीक है ना।
उसके बाद क्या है, दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थी को प्रवर्ग रिक्तियों के आधार पर चयन सूची जारी कर दी जाएगी। उसके बाद देखिए जब डॉक्यूमेंट सत्यापन हो जाएगा फिर उसके बाद एक और फाइनल मेरिट सूची जारी होगी, है ना, और उसी के आधार पर आपका चयन होगा। अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना संबंधी विकल्प चॉइस फिलिंग भरनी होगी। उसके बाद देखिए जो अंतिम रूप से चयन हो जाएंगे फिर उनको क्या होगा, उनकी फिर होगी दोबारा पदस्थापना संबंध चॉइस फिलिंग, है ना, आपको कौन सा स्कूल चाहिए, कौन सा संकुल चाहिए, कौन सा जिला चाहिए, ये सारी प्रक्रियाएं फिर उसके बाद दोबारा होगी, है ना, ये प्रक्रिया उसके बाद दोबारा होंगी। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद क्या है, प्रोफेशनल एग्जाम। देखिए एक होता, हाँ, प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड द्वारा आयोजित पात्र परीक्षा के दौरान पूर्व विज्ञापन कम जिन अभ्यर्थियों ने अपने उपरोक्त दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए हैं उन्हें भी नए सिरे से समस्त अपलोड करना होगा और पुनः स्पष्ट किया जाना होगा जिन अभ्यर्थी प्रोफाइल पंजीयन का दस्तावेज अपलोड नहीं किया उन्हें चयन प्रक्रिया से। देखिए जैसे मान लीजिए कई लोगों ने जैसे बैटिंग में थे उनने पहले भी अपलोड कर दिए थे, है ना दोस्तों, जो बैटिंग में थे और उनने पहले भी अपलोड कर दिए थे तो उन लोगों को भी दोबारा अपलोड करना है और यदि आप दोबारा अपलोड नहीं करोगे तो आपको इस चयन प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा। अब स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन क्या होगा, है ना, ये है कि देखिए 6 से लेकर 16 तक आपकी देखिए भर्ती की जाएगी। स्थानीय समाचार प्रकाशन कब हुआ था, 30/9 में हुआ था, है ना, और फॉर्म कब से चालू हो रहा है आपके 6/10/2000 से 16/10/2022 तक होंगे। MP ऑनलाइन पोर्टल पर होंगे, कौन सी साइट पर, trc.mp ऑनलाइन पर होंगे, कब से 3/10/2022 से, ठीक है ना, निर्देश आ जाएंगे 3/10/2022 को आ जाएंगे। जो आप निर्देश आज पढ़ रहे हैं वो 3/10/22 का है। MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सूची अपलोड होगी अक्टूबर में, है ना। उसके बाद जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन और दस्तावेज सत्यापन सूची कब होगी दोस्तों, नवंबर में हो जाएगी। दस्तावेज सत्यापन की पात्रता के आधार पर चयन सूची दिसंबर में हो जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को साला का विकल्प चयन दिसंबर में हो जाएगा। तो लगभग दोस्तों दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी। उपरोक्त तिथि के अनुमानित है, देखिए विशेष में क्या दिया है और ये उपरोक्त तिथि कैसी है, अनुमानित है तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तन किया जा सकेगा। उपरोक्त तिथि के अनुसार वितरण एवं प्रकाशन MP ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों से पृथक स्थान और समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल दूरभाषा क्रमांक में SMS या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थियों को स्वयं स्टेटस मोबाइल दूरभाषा SMS या किससे देखना पड़ेगा, TRC से ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। देखिए यदि आप लोगों ने सब कुछ करवा दिया है, आप लोग चयन सूची में आ गए हैं तो आपके सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो आपको मोबाइल के आप मोबाइल नंबर देंगे उस पर भेज दिया जाएगा, है ना, सत्यापन की तारीख, और आप जो ईमेल ID देने वाले उस पर भेज दिया जाएगा, है ना, या फिर आपकी खुद जिम्मेदारी बनती है कि आप TRC पर जाके चेक करें कि कब आपका सत्यापन होना है। इस पर विभाग की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, विभाग सिर्फ एक बार आपको मैसेज भेजेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो लगभग दिसंबर तक का पूरा शेड्यूल है, दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, है ना दोस्तों, यदि कोई बड़ी दुर्घटना या कुछ घटित ना हुआ तो, है ना दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो आज का कंप्लीट मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक पर आधारित था, है ना, माध्यमिक शिक्षक की पूरी नियोजन प्रक्रिया थी। तो दोस्तों ये था वीडियो, आप लोग वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।